Ready? Hello dear UP लेखपाल एस्पिरेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग अपने सेशन में मेनली यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें कि यूपी लेखपाल का जो पेपर हो उसमें 100 आउट ऑफ 100 हम लोग कर पाएँ। साथ ही साथ आज हम लोग अपने सेशन में मैथमेटिक्स पार्ट पर बात करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स पार्ट में ऐसा क्या कर लिया जाए कि आपका जो भी कमिंग एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस कर पाएँ। तो चलिए आज का सेशन हमारा इसी पर है, इसी को टारगेट करेगा, लेखपाल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चर्चा कर लें कि यूपी लेखपाल का जो आपका वैकेंसी आने वाली है, इसके पहले अभी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। 24 अगस्त को हमारा पीटी का एग्ज़ाम पूरा हुआ है, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और वैकेंसी अब आने वाली है। लगातार अब ढेर सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। अभी आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपको 20 से 22 हज़ार वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। 7800 प्लस वैकेंसी है और इसमें आपका मुख्य परीक्षा होने वाली है। तो हमारा टारगेट यही है कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ इस एग्ज़ाम में। तो उससे पहले मैं एक बात और डिस्कस कर लूँ कि जो आपका पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ बच्चों के कुछ सवाल हैं, कुछ किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं कि पेपर जो हुआ है आपका पीटी का एग्ज़ाम जो हुआ है 24 अगस्त को, इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। आंसर की तो खैर कल आ चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा, आंसर की मिल चुकी है, तो आप लोग अपना अपना नंबर मिला लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि कट ऑफ कितना होगा और इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस पे थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेखपाल पर बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से अभी जो लेखपाल का कट ऑफ हुआ है वो आपका जो कट ऑफ है, अगर मैं लेखपाल की कट ऑफ की बात करूँ, लेखपाल एग्ज़ाम की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो सबसे पहले तो कट ऑफ आप समझ लीजिए। मेरा आइडिया है कि 60 प्लस के आसपास आपका कट ऑफ होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो 60 के आस या पास, यानी 2-3 नंबर आगे या 2-3 नंबर पीछे आपका कट ऑफ होना चाहिए। इसी के आसपास आप मान के चलिएगा कि आपका कट ऑफ होगा। बाकी अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं, ओबीसी और एससी साइड के लोगों के बच्चों की बात करूं, तो वो भी मान के चलें कि इससे 2-4 नंबर 5 नंबर आगे या पीछे ही आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। एक और बात, आपका जो रिजल्ट है पीटी का वो होपफुली सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, और जैसे रिजल्ट आउट हो जाएगा तो आप मान के चलिएगा आपकी वैकेंसी भी तुरंत आ जाएगी। और लेखपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी उम्मीद जताई जा रही है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर मंथ तक एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी आपके पास लगभग 3 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो ये मान के चलते हैं कि सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा और कट ऑफ की जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो 60 के आसपास होगा। अब एक बात इसमें मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर कट ऑफ बहुत आगे जाएगा, 70, 80, 75 अंक तक जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ इतना ऊपर जाएगा, कट ऑफ नीचे ही रहेगा। तो जो भी बच्चे 60 के आसपास हों वो इस बात पे श्योर हो जाएं कि उनको तैयारी करनी है लेखपाल एग्ज़ाम की। दूसरी बात कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका जो मैंने अभी आपको कट ऑफ बताया है हो सकता है वो उनसे नीचे हों। तो मेरा कहना ये है कि आप कट ऑफ पार करते हैं नहीं करते हैं, रिजल्ट में आपका नाम आता है या नहीं आता है पीटी एग्ज़ाम में, ये मैटर नहीं करता है। मुझे तो लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उसको रखना चाहिए। आप होते हैं या नहीं होते हैं ये बात की बात है, ठीक है। पढ़ाई जो भी हम लोग करते हैं वो कभी भी लॉस नहीं होता है, कभी भी नुकसान नहीं करेगा आपको। तो अगर आपको लगता है कि आप 2-4 नंबर पीछे भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लग जाइए, आज से ही लग जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर भी लेखपाल के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और उसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी हम लोग कराएंगे, तो आप उसको ज्वाइन करिए और उसको देखिए। दूसरी बात कि अब जो ये हम बात करते हैं कि लेखपाल एग्ज़ाम की, तो लेखपाल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये क्या होने वाला है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, इन पर अब हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं व्यू डालता हूँ कि आपका जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ ली जाए कि आपका जो लेखपाल का पेपर होने वाला है
उसमें पिछले साल से शुरुआत करते हैं। 2015 में 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 14,000 के आसपास प्लस वैकेंसियाँ थी, और इसमें इतनी वैकेंसी 14,000 के आसपास वैकेंसी थी। इसका पैटर्न क्या था एग्ज़ाम का मैं बता दे रहा हूँ। टोटल जो प्रश्न थे पिछली बार जब पेपर हुआ था 2015 में, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे आपके 100 प्रश्न थे, और इस 100 प्रश्न में 4 सेक्शन इसमें भी था, जिसमें से पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल जो आपका 100 प्रश्न थे, और 100 प्रश्न में 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन का पैटर्न था, जिसमें से मैं बता दूं क्या क्या वही चीज़ें हैं। हिंदी का पार्ट था 25 क्वेश्चन, गणित में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जीएस का भी 25 क्वेश्चन था, और ग्राम समाज जो आप लोग पढ़ेंगे, ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम समाज एवं विकास जो था इसके भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल अंक की मैं बात कर लूँ, कुल अंक जो थे उसमें 80 अंक का पेपर था, यानी मान के चलते हैं कि एक अंक आपका 0.80 नंबर का था। साथ ही साथ इसमें 20 अंक इंटरव्यू के रखे गए थे। बीस अंक आपका इंटरव्यू का रखा गया था, और ये पिछले साल का पैटर्न था। इस साल के पैटर्न की बात बता दे रहा हूँ। 2021 में जो पेपर होने वाला है आपका, इसमें अगर मैं बोलूँ तो 7800 प्लस वैकेंसी है, और इसमें टोटल जो प्रश्न होंगे पिछली बार की तरह इसमें टोटल प्रश्न इसमें भी आपके 100 होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चंस में 25, 25 और 25 का इसमें भी रहेगा, और हिंदी के 25 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, गणित के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीएस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें भी ग्राम समाज एवं विकास इस पर भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें अब की बार अंतर ये है, कुल अंक यानी जो आपके मार्क्स होंगे वो इस बार 80 नहीं होगा, यानी 100 अंक होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, यानी नो इंटरव्यू। तो एक बात ये भी समझे रहिएगा कि अगर इस बार इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। हम ये मान के चलते हैं कि अगर इंटरव्यू नहीं है तो ऐसे बच्चे जो इंटरव्यू से थोड़ा सा घबराते हैं उनके लिए अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें इंटरव्यू नहीं देना है। अगर वो पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद फिर वो मेंस के मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, और उसमें 100 क्वेश्चन हैं, अगर वो उसमें पास हो जाते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक पैटर्न की बात मैंने बता दी कि पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है। तो एक ही अंतर है, नंबर ऑफ कुल प्रश्नों की संख्या उतनी है, अंक कम हुए हैं, इंटरव्यू हटा दिया गया है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब दूसरी बात अगर मैं बोलूँ कि अभी जो आपका रिजल्ट आने वाला है पीटी का, उसमें जैसे हमने एक एक्सपेक्टेशन जताई कि भाई 60 के आसपास आपका कट ऑफ होगा, तो 60 के आसपास कट ऑफ होगा तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, एक इस पर भी सवाल उठता है। तो इसकी भी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि देख लो। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें समझा दें। देखो, तो एक बात समझे रहिएगा, अभी मैंने आपको बताया है कि आपका जो लेखपाल का वैकेंसी आने वाली है उसमें लगभग 7800 वैकेंसी आएगी। एक चीज़ और समझ लीजिए, सबसे पहले लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है जिसमें लगभग 7800 वैकेंसी आपकी 7800 प्लस वैकेंसी होंगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूँ स्वास्थ्य विभाग में भी आपको लगभग 9000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। कृषि गन्ना विभाग में भी आपको लगभग 2500 वैकेंसी देखने को मिलेगी। कनिष्ठ आशुलिपिक जो होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनमें भी लगभग 2000 की वैकेंसियां आने वाली हैं। साथ ही साथ प्रयोगशाला, एक्सरे, इसमें भी जो है 1200 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो एक आइडिया हम लोग ये लगाते हैं भाई कि लगभग मान के चलिएगा कि लेखपाल और उसके आगे जो भी वैकेंसियाँ आएंगी 2-4 महीने के अंदर, और एक बात समझ लीजिए जितनी वैकेंसियाँ ये चुनाव के पहले हो जानी है। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि 20 से 22,000 वैकेंसी आपकी आने वाली है, जो कि पूरा पेट एग्जाम पर बेस्ड होगा। जो लोग पेट क्वालिफाई होंगे उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। अब
जब उन लोगों को बुलाया जाएगा तो एक बात ये भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि अगर 7800 वैकेंसी प्लस आपकी लेखपाल की है, तो इसमें जो आपको इस वैकेंसी को अगर भरना है तो याद रखिएगा कि जो पीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें से ये लोग लगभग 15 गुना बुलाने की बात बोला गया है। ठीक है, तो ये विभाग की तरफ से ही बोला गया है कि आपको लगभग 15 गुना लोग बच्चों को इसमें बैठाया जाएगा। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो लेखपाल की वैकेंसी है उसमें 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब भी ये है कि अगर इसमें 7800 में 15 गुना बुलाएंगे, फिर और भी वैकेंसी आने वाली हैं, सभी में लगभग 15 गुना बच्चों को बैठाया जाएगा मुख्य परीक्षा में, तो एक बात हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो कट ऑफ होगा वो बहुत ऊपर नहीं जाएगा। इस बात से तो निश्चित रहिएगा कि बहुत ऊपर कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है और 15 गुना बच्चों को उसमें बुलाया जाएगा। तो एक ये भी आइडिया लग गया है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो लेखपाल का पेपर है उसकी तैयारी में आप जुट जाएं, बिना डिले किए आज से ही आप शुरुआत कर दें और लेखपाल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। एक थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स पार्ट में थोड़ा डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ। अगर मैं अपने पार्ट की बात करूँ तो हम लोग इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो बच्चे पीटी का एग्ज़ाम अभी दिए थे, आपने देखा होगा कि पीटी का जो सिलेबस था मैथमेटिक्स का वो थोड़ा लिमिटेड सिलेबस था, उसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं पूछे गए थे। ठीक है, और अगर आपने पेपर दिया है तो आपने क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी देखा होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देखा होगा। तो पीटी के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का पार्ट बहुत ही आसान कह सकते हैं था। ठीक है, लेकिन अभी जब आपका लेखपाल का जो पेपर होगा तो उसमें जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा, आप साइट पे भी जाके देख लीजिएगा, उसका सिलेबस पूरा अर्थमेटिक्स साथ ही साथ एडवांस मैथ्स के कुछ पार्ट भी दिए गए हैं। यानी इस बार जो आपको मैथमेटिक्स पार्ट कवर करना है वो पूरा पार्ट आपको कवर करना होगा। तो उसमें क्या क्या कवर करना होगा वो मैं भी थोड़ा सा विस्तार से आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो उन सारे टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लोग टॉपिक को पहले से पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीटी का एग्ज़ाम केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़कर दिए हैं और अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बचे हुए टॉपिक को भी उन्हें कवर करना होगा और उन्हें पढ़ना होगा। तो चलिए, तो थोड़ा सा मैं सिलेबस की भी बात कर दे रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, यानी लेखपाल का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होगा। तो लेखपाल का आपसे मैं सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। चलो, तो शुरुआत से चलता हूँ मैं। सबसे पहला नंबर 1 संख्या पद्धति, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम ये बड़ा पार्ट है और इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत सारी चीज़ें होंगी जिसमें फ्रैक्शन भी होगा, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन का भी पार्ट होगा, डेसिमल भी होगा, ठीक, यूनिट डिजिट भी होगा, रिमाइंडर थ्योरम भी होगा, सारी चीज़ें, डिविजिबिलिटी भी इसी में रखी जाएगी। तो इसको हम मान के चलते हैं ये बड़ा पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी गए हैं। एक बात ये भी आइडिया लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी आपको कराऊँगा। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया आपका नंबर सिस्टम जो आपको पूछा जाने वाला है। प्रतिशतता पे सवाल पूछा जाएगा, अनुपात पे सवाल पूछा जाएगा। प्रतिशतता का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात, जिसको हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे सवाल बनेगा। उम्र संबंधी क्वेश्चंस बनेगा। साझेदारी, जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, उम्र का मतलब एजेस बोलते हैं, ठीक है, इस पे भी सवाल बनेगा। औसत पर सवाल पूछा गया है, औसत पर सवाल बनेगा। मिश्रण पर सवाल बनेगा, हालांकि मिश्रण को उसी रेशियो और प्रोपोर्शन में रख सकते हैं। एसआई और सीआई पर सवाल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, इस पर भी सवाल आपका पूछा जाएगा, ठीक है। समय, कार्य, इस पर भी सवाल बनेगा, यानी टाइम एंड वर्क पे सवाल बनेगा। 10वां समय दूरी,
और चाल या चाल दूरी समय, इस पर भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, समय दूरी चाल, इसी में रेलगाड़ी भी होगा, इसी में बोट भी होगा, और समय कार्य में ही इसी में नल टंकी वाला भी सवाल आपको पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ क्षेत्रमिति, इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं। अगर पिछले साल का मैं अध्ययन करूं, 2015 के पेपर में कुछ सेट को उठाकर आप देख लें तो उसमें आपको ये मिलेगा कि इसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति से भी सवाल ढेर सारे पूछे गए हैं। ज्यामिति की बात कर लें, 12वां, ज्यामिति की बात कर लें, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछे गए लेकिन फिर भी पूछे गए हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से ज़्यादा पूछे गए हैं क्षेत्रमिति, इसका मतलब मेंसुरेशन। और ज्यामिति से भी सवाल पूछे गए हैं। तीसरा, अलजेब्रा से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। अलजेब्रा जिसको हम बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, 14 नंबर, HCF LCM से भी सवाल पूछे गए हैं, जिसको हम बोलते हैं लासा और मासा या मासा लासा। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। पहले HCF लिखा है तो पहले मासा लिख लो और लासा। ठीक है, मासा लासा से सवाल पूछे गए हैं। सांख्यिकी से भी सवाल पूछे गए हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसका मतलब सांख्यिकी से भी सवाल पूछे गए हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो ये आपका लगभग सारा चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको इन चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ना है। और मैं एक आइडिया आपको दे दे रहा हूं कि कहां कहां से जो टॉपिक हैं। अगर मैं आपको सैंपल की बात कर लूं, एक सैंपल मैं बता दे रहा हूं। अगर मैं 2015 की बात करूं तो 2015 का एक सेट है जहां से सवाल पूछे गए हैं। तो मैं एक सेट की बात कर दे रहा हूं और इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहां कहां से कितने सवाल पूछे गए हैं। देखो, नंबर सिस्टम अगर मैं बोलूं तो नंबर सिस्टम से मैं 2 सेटों की बात करूं, नंबर सिस्टम से सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। देख लो, एक तो नंबर सिस्टम से सवाल ज़्यादा पूछे गए थे, यानी मैंने 2-3 सेट देखे हैं, उन सेटों में मैंने ये पाया है कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। मेंसुरेशन से भी सवाल पूछा गया है, सांख्यिकी से भी ज़्यादा सवाल बने हैं, लासा मासा से भी सवाल पूछा गया है, औसत से भी सवाल पूछा गया है, परसेंटेज रेशियो से तो बहुत सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कार्य समय डिस्टेंस पे इस पर थोड़ा कम ही सवाल आए हैं, एक एक करके आए हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बोलता हूं कि 15-16 टॉपिक हैं तो 15-16 टॉपिक में अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो औसतन मैं ये मान के चलता हूं कि आपको हर एक टॉपिक से एक एक 2-2 सवाल तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, किसी किसी से 3-4 सवाल पूछे गए हैं तो किसी किसी से एक ही सवाल पूछे गए हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको पूरा टॉपिक कवर करना है। तो ये तो बात हो गई कि आपके सिलेबस की, कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने जो है सिलेबस भी देख लिया है और वैकेंसी पे भी हमने बात कर ली है और इसके बाद फिर पीटी एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब अगर मैं बोलूँ कि लेखपाल एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी कैसे तैयारी की जाए तो इस पर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। सबसे पहले ये कि आपके पास अभी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हैं उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो केवल रिविज़न कर लेंगे, उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन जो बच्चे अभी सारे टॉपिक को कवर नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनको डेली 4-5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा और 4-5-6 घंटे पढ़ते पढ़ते वो अपने सारे टॉपिक को पहले तो कवर कर लें। ठीक है, उन सारे टॉपिक को कवर कर लें और हमारे यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं अगर उनको भी फॉलो करोगे तो आपको उन टॉपिक में जो भी शॉर्टकट्स बनते हैं, क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जाता है, उन पे भी आपको पकड़ बन जाएगी और आपको बात समझ में आ जाएगी। चलो, तो ये तो हो गई सारी बातें। अब एक काम और करते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम का जो नेचर होगा, यानी अगर मैं बोलूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकता है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसे हो सकता है, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो क्या होगा, अगर मैं इन सब की बात करूं तो ये सब कैसे एक आइडिया लगेगा कि कैसे हम जानेंगे किस टाइप के सवाल हैं। तो इसका एक ही तरीका होता है, पिछले साल का पेपर आप उठाएँ, उसको सॉल्व करें, उसको देखें और जितना लेवल आपका पिछले साल का है उससे थोड़ा प्लस करके ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो आइए अब इसके आगे की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ सवाल लेते हैं और उन सवालों को सॉल्व करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका टाइप क्या है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और उन क्वेश्चंस को हम लोग कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं,
इन सब बातों पे बात करते हैं। तो अभी हमारे पास हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने क्या किया है कि जो भी आपके पिछले साल के पेपर थे उनमें मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को उठाया है। केवल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को लिया है। ऐसे क्वेश्चंस जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एप्लीकेशन हैं, यानी जिन क्वेश्चंस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझने वाले हैं कि उन क्वेश्चन का सलूशन किस प्रकार से हम लोग जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखा जाए। चलो, तो ये आपका पहला सवाल है और ये सवाल भी 2015 का, सारे सवाल 2015 के ही मैंने लिए हैं। 2015 के अलग अलग सेट के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, जिसको हम प्रतिशत बोलते हैं, ये टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अभी जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया, ये क्वेश्चन आपका 2015 का लेखपाल परीक्षा में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली रेशियो टॉपिक का है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, अभी आप आगे देखेंगे, जिनमें वो सवाल रेशियो का नहीं है, वो सवाल किसी दूसरे टॉपिक का है, लेकिन वहाँ पर अनुपात का यूज़ किया गया है। इसलिए रेशियो और परसेंटेज, ये दोनों टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आइए सैंपल के तौर पर, एक डेमो के तौर पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चंस के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कमिंग जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथमेटिक्स पार्ट में क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे और उन क्वेश्चंस का शॉर्ट से शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है और देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब यहाँ पर सम दिया गया है। ठीक है, सम दिया गया है 392। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात आपको दिया गया 2-3, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया गया 5-8, तो आपको तीसरी संख्या बतानी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लो, पहले मैं आराम समझा दे रहा हूँ। देखो, आपको दिया गया है कि पहली संख्या को A मान लेता हूँ, दूसरी को B मान लेता हूँ, तो 2:3 इसमें पता है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या यानी B और C का अनुपात आपको, दूसरी और तीसरी, ध्यान रखना दूसरी तीसरी लिखा है, कभी कभी उल्टा भी कर देता है, तीसरी और दूसरी भी कर सकता है। तो यहाँ पर 5 और 8 का रेशियो दे रखा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं A रेशियो B रेशियो C बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जरा देखिए, यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B है, तो अगर दोनों जगह B है तो यहाँ पर B की वैल्यू 3 है, यहाँ पर B की वैल्यू 5 है, तो मुझे दोनों की वैल्यू को क्या करना है, इक्वल कर लेना है। और इक्वल करने के लिए मुझे चाहिए क्या होगा कि मुझे इस 3 को 15 बनाना है और इस 5 को भी 15 बनाना है। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो इस 3 में मुझे, इस पूरे रेशियो में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे रेशियो में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा कर देने से यहाँ पर रेशियो बन जाएगा 5 दूना 10, 5 3 जा 15, सिमिलरली यहाँ पर 3 5 15 और 8 3 24। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि देख लो, अब B की वैल्यू बराबर हो गई, तो A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू 15 एंड C की वैल्यू 24। ये मुझे मिल गया रेशियो। अब आप देखें कि जो पूरा नंबर था उनका योग था 392, तो यहाँ अनुपात में योग कितना है इसको ज़रा जोड़ें, तो 5 4 9 और 2 और 1 3 1 4 49। अब 49 की जो वैल्यू है वो है 392। अब 49 की वैल्यू अगर 392 है तो बोलो भाई 1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? देखो, 1 की वैल्यू डिवाइड करके निकाल लो, या एक काम ऐसे कर सकते हो, देखो, या पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आपको निकालना तीसरी संख्या, इसका मतलब मैं बोलूँगा 24 की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर चूँकि 24 की वैल्यू निकालने के लिए 392 बटा 49 और गुना 24, काटने पीटने वाला काम कर लेते हैं, लेकिन एक आइडिया लगा लो। देखो, ये 49 है, इसका मतलब 50 में 1 कम है, और ये आपका है 400, 400 में देखो 8 कम है, तो ये 400 में 8 कम है, 50 में 1 कम है, तो क्या 50 और 400 8 गुना होता है? बिल्कुल 8 गुना होता है, तो ये 8 गुना हो जाएगा।
तो 8 चौके 32 के 2 बचा कितना 3 और 8 दूना 16 17 18 19, तो मेरा आंसर 192 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 192। देखो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। देख लो ये आपका सवाल का आंसर होगा। ठीक है, 24 की वैल्यू निकाल सकते हो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये एक सेट का सवाल पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 मैं दिखा रहा हूँ लेकिन मैं सोल्यूशन हटा नहीं रहा हूँ, आप नोटिस करें तो सेम सवाल वही फिर से है। सवाल नंबर 2 फिर से वही है, 392 2:3। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर अब की बार पहली संख्या पूछी गई। तो याद रहे आप एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि 2015 का जो पेपर हुआ था उसके किसी एक सेट में आपको ये सवाल दिया गया था, सेम सवाल पूछा गया था तीसरी संख्या, और उसी में दूसरे सेट में आपको एक सवाल और पूछा गया, सवाल वही था, बस इसमें पहली संख्या पूछी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों सवालों का आंसर दे सकते हैं। यहाँ 24 की वैल्यू निकाला है आपने, वहाँ 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, 80 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 80 बन जाएगा। ठीक है, चलो अब तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो आपके पेपर में पिछले साल जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या है देखें। 60 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी, यानी एसिड और पानी, इसका मतलब होता है एसिड और इसका मतलब वाटर। एसिड और वाटर का जो अनुपात है 2:3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A/W था 2:1, यानी ये सवाल अनुपात का है। इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो एसिड और पानी का अब नया अनुपात 1:2 यानी उल्टा होना है। लेकिन ऐसा कब बोला गया है? जब बोला गया है कि कितना, इसमें कितना पानी, यानी पानी मिलाने की बात हो रही है। तो एक बात बताइए, अगर पहले रेशियो था 2:1 और अभी रेशियो हो गया 1:2, लेकिन ऐसा कब हुआ है? जब आपने इसमें पानी मिलाया है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि पहले जितना एसिड था उतना ही एसिड अभी भी होना चाहिए? तो यहाँ पहले एसिड है 2, लेकिन यहाँ पर कितना दिख रहा है 1, तो इन दोनों वैल्यू को बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको काट के 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। रेशियो में 1:2 बोलो या 2:4 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देख लो एसिड का पार्ट बराबर हो गया। अब अगर एसिड का पार्ट बराबर हो गया तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जब एसिड का पार्ट बराबर हो गया तो बताओ भाई, पानी पहले 1 था अभी हो गया 4, तो कितना बढ़ा है? 3 यूनिट। और हमारा जो पुराना मिक्सचर था, पुराना वो था कितना? 60। तो 2 और 1 3 मिला लेते हैं तो 3 पार्ट, ये है 3 पार्ट और ये है, यहाँ पर भी है 3 पार्ट। तो बताइए, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 3 पार्ट है ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 3 बराबर है आपका 60 लीटर। अगर 3 बराबर 60 है तो यहाँ 3 बराबर ही निकालना है, तो ये भी 60 लीटर हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 60 लीटर। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट। तो देखो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कुल मिला के क्या करना होता है, आपको केवल वो चीज़, जो चीज़ आपने ना ही मिलाई है ना ही निकाली है, यानी जो चीज़ कांस्टेंट है उस चीज़ को आपको केवल इक्वल कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा। तो चलो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, ये तीसरा सवाल आपको डायरेक्टली रेशियो में पूछा गया था 2015 के लेखपाल परीक्षा के किसी एक सेट में। अब मैं आपको चौथा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है? वहाँ 60 लीटर था, यहाँ पे 300 ग्राम है। बस यहाँ पर क्या हो गया, चीनी और पानी का मिश्रण होगा। लेकिन वहाँ पर डेटा दिया गया था रेशियो में, अब की बार डेटा आपको दे दिया गया किसमें? प्रतिशत में। तो देखो दोनों में फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ डेटा दे दिया गया प्रतिशत में, वहाँ दिया गया था रेशियो में। तो मैंने ये सवाल परसेंटेज का क्यों लिया है? इस बात को समझाने के लिए कि अगर सवाल रेशियो में पूछा गया हो डायरेक्टली या परसेंटेज में पूछा गया हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे रेशियो वाले को परसेंटेज के तरीके से सॉल्व कर लो या इस परसेंटेज वाले क्वेश्चन को परसेंटेज के अलावा रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सेट में इसी टाइप का सवाल पूछा गया रेशियो के फॉर्मेट में, दूसरे सेट में ऐसा ही सवाल पूछा गया परसेंटेज के फॉर्मेट में। यानी कुल मिला के जो सेट बदलता है एग्जामिनर, सेट 1, सेट 2, सेट 3, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, उनमें क्या करता है, क्वेश्चन का लेवल वैसा ही रखता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी वैसा रखता है, बस थोड़ा सा चेंज करता है। अगर उस चेंज को आप समझ पाए
कि जो चेंज किए जा रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में, एक बार सवाल परसेंटेज का पूछ रहा है, एक बार रेशियो का पूछ रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे कर रहा है और आपको लगता है कि यार तुम्हारे सेट में तो कुछ सवाल और आया था, मेरे में तो कुछ और आया था। एक्चुअली कुछ और नहीं है, वो दोनों ही सवाल एक ही जैसा है। ठीक है, तो आइए इसी सवाल को मैं थोड़ा सा रेशियो से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, किसी मिश्रण में चीनी के विलयन में, मतलब चीनी का मिश्रण है यानी चीनी है बाकी कुछ और है, तो कुछ और को चलो मैं पानी मान लेता हूँ या अदर्स मान लेता हूँ। तो अगर 40% चीनी है तो मैं यहाँ पर W का मतलब, चलो मैं इसको पहले चीनी लिखता हूँ। देखो, शुगर एंड वाटर, चीनी और पानी, ठीक है, चीनी और पानी। चलो अच्छा पूरा ही ले लेता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ चीनी और पानी। तो चीनी और पानी, पानी है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो अगर कहा जा रहा है कि चीनी है 40%, तो जाहिर सी बात है पानी कितना होगा, 60%। ये पहले वाले मिक्सचर की बात थी। अभी जो है वो चीनी और पानी का जो नया मिश्रण है, लेकिन ऐसा कब हुआ, कितनी चीनी और मिलाई जाए, यानी इसमें हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक द परसेंटेज ऑफ शुगर 50%। ये आपका सवाल है। मतलब इन अ मिक्सचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ sugar solution 40 contains 40% sugar, how much sugar should be added to make the percentage of sugar 50%। ये आपका सवाल है। तो जरा बताइए आपने क्या मिलाया है, चीनी इसमें और मिला दी है यानी और मीठा कर दिया, जिसकी वजह से अब चीनी हो गया है 50%। तो जाहिर सी बात है जो पानी वाला पार्ट होगा या जो दूसरा पार्ट होगा वो भी 50, यानी यहाँ देखो 40-60 मिला के 100%, यहाँ 50 और 50 मिलाकर 100%। इसको काट लेते हैं, तो काटने के बाद ये बनेगा 2:3 और इसको काटने के बाद बनेगा 1:1। अब आप देखें आपका सवाल ये पिछले वाले की तरह, सवाल की तरह फिर से हो गया है। बस आपका इसमें पिछले सवाल में रेशियो दिया गया था, इसमें परसेंटेज, जिसको काट के मैंने फिर से रेशियो बना दिया। अब आप बोल रहे हैं कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड। तो अगर आपने इसमें चीनी और मिला दी है, इसका मतलब आपने पानी ना ही निकाला ना ही मिलाया है। तो पानी का यहाँ पर देखो कितना पार्ट है, 3, यहाँ है 1, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पर फिर से बन गया 3:3। अब देखो पानी पानी बराबर हो गया। अब आप मुझे बताइए कि अगर पानी पानी बराबर हो गया तो पहले चीनी था कितना, 2, अभी कितना हो गया 3, तो बढ़ा कितना, 1 पार्ट। यही जो 1 पार्ट आपने बढ़ाया है चीनी, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। और जबकि आपको दिया गया है कि पूरा मिक्सचर था 300 पहले, तो 2 और 3 मिलाकर हो रहा है 5 पार्ट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, चूँकि 5 भाग की वैल्यू है 300 ग्राम, तो आपको निकालना क्या है कि आपने कितनी चीनी और मिलाई है। तो 1 पार्ट की वैल्यू निकालना है। 1 भाग की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 300/5, 5 छक्के 30 यानी 60 ग्राम। तो देखो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई कि मेरा आंसर हो गया 60 ग्राम। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ सवाल लेकर ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो पिछले साल लेखपाल की परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे गए थे। यानी हर एक सेट में लगभग जो क्वेश्चंस का टाइप था वो एक ही जैसा था। बस कहीं पर पहली संख्या पूछ रहा था तो उसने तीसरी पूछ लिया है, कहीं पर क्या था, इसमें परसेंटेज में डेटा दिया है, उसमें रेशियो में दिया गया था। यानी जो सेट्स बदलते हैं उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल करके देखते हैं। देखो ये भी कितना आसान सा सवाल पूछा गया था आपके यहाँ पिछले साल की परीक्षा में। एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य बताना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया। यहाँ पर देख लो, स्कूटर है, मोपेड है, 9 और 5 का अनुपात है। स्कूटर का मूल्य मोपेड से ज़्यादा है, कितना, 4200। तो यहाँ पर बताओ कितने का अंतर है, 4। तो 4 बराबर हम बोल सकते हैं 4200 रुपया हो गया। अगर 4 बराबर 4200 है तो मोपेड का मान बताना है, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर 5 की वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, और 0 4 पंचे 20, 1050 रुपये। तो 1 की वैल्यू 1050 हो गई। तो देयरफॉर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 1050 इंटू कितना, 5, 5 0 में 0 और 5 बचे 25 के 5 बचा 2, यानी 2, 5 एकम 5, 5250 रुपये। 5250 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। देख लो, समझ लो, छोटा सा सवाल था तो उसी में आपको समझा दिया, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये सब सवाल पढ़ने के बाद 5-5, 10-10 सेकंड के क्वेश्चंस हैं।
तो इन सवालों से आपको एक आइडिया लग रहा है कि हमारे यहाँ जो सवाल पूछे गए हैं वो किस किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। ये सवाल मेंसुरेशन का है, ठीक है। देखो, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज बोला है, कैसा त्रिभुज है नहीं बोला है, लेकिन यहाँ रेशियो दिया है 3, 4, 5। तो आगे से याद रखिएगा 3, 4 और 5 ये एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब कि ऐसे नंबर्स, पहले दो छोटी भुजाओं का जो योग का सम है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि अनुपात है 2, 3, 4। तो मैं इसमें एक ऐसे ट्राइंगल बना के समझा दे रहा हूँ। ये 90 डिग्री मैंने पहले ही मान लिया है। मैंने 90 डिग्री इसलिए मान लिया है क्योंकि जो आपको यहाँ पर रेशियो दिया गया है ए, बी और सी तीनों साइडों का, वो कैसा दिया गया है, 3, रेशियो दिया गया है 3:4:5 का। तो मैं मान के चलता हूँ ये ए है और ये बी है, ये सी है, ठीक है। और आपको उसका क्षेत्रफल दिया गया है 216। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, ठीक है, यहाँ बेस इंटू हाइट को मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसका जो आधार है देखो कितना है, बी है, और ऊंचाई कितनी है भाई, ए है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अब बी की वैल्यू और ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखनी है। तो जो बी की वैल्यू है देख लो कितना है, रेशियो में दिया गया है। तो मुझे अगर ये रेशियो में दिया गया है तो मैं इसको बोल सकता हूँ 3K, इसको 4K और इसको 5K। तो जो मेरा बी की वैल्यू है वो है 4K, 1/2 इंटू 4K इंटू ए की वैल्यू है 3K, और मुझे इसका एरिया पहले से पता है 216। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से एक बार कटेगा, ठीक है, 2 दूना 4, तो यानी मैं बोल सकता हूँ 3 दूना 6, और ये 6 का क्यूब भी होता है, यानी 36 हो गया। तो k² बराबर 36। दिस इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू 6 आ गई। अब अगर k की वैल्यू 6 आ गई तो आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का परिमाप। तो देयरफॉर परिमाप बराबर, परिमाप का मतलब होता है a + b + c, यानी 3K + 4K + 5K, दैट इज़ 5, 4, 9, 10, 11, 12K। देखो मैं विस्तार से बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप समझते हो तो जल्दी से लिख लो। 72 वर्ग, ये आपका परिमाप है तो परिमाप में वर्ग नहीं होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं ना कहीं आंसर दिया होगा डी पार्ट। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो ये भी सवाल पूछा गया था। अब अगर मैं बोलूँ इस सवाल को, तो मैंने लिख के समझा दिया है। आगे से अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो इसका शॉर्टकट क्या होगा, तो शॉर्टकट कुछ और नहीं होता है, जो आपने किया है उसी को कितनी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। देखो सवाल पढ़ते ही 3, 4, 5 समझ में आ गया, ट्रिपलेट है, एरिया कितना दिया गया था 216। तो हमें ये पता चल गया कि जो यहाँ पर बनेगा वैल्यू वो कितना बनेगा, आपको यहाँ पर देख लो। तो हम यहाँ बोल सकते हैं 1/2 3 × 4, 3 × 4 यानी 3K × 4K, और 1/2 बराबर 216। काटिएगा, यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी 6, और अगर 6 मिल जाएगी तो यहाँ देखो 5, 4, 9, 10, 11, 12। तो अगर k की वैल्यू 6 है तो 12K की वैल्यू कितनी जाएगी, 12 × 6 = 72 मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक ये भी सवाल आपके 2015 के सेट में पूछा गया था। चलो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। और एक और सवाल से देखते हैं, एक और क्वेश्चन से समझते हैं कि किस किस तरह से सवाल पूछा गया था। देखो ये भी मेंस्ट्रुएशन का ही सवाल है, तो ये सवाल भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है। एक और सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है 5:12:13 है, इनकी भुजाओं का अनुपात है 5:12:13। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5, 12 और 13, ये भी ट्रिपलेट है। तो ये देखा गया कि जो भी साइड्स यूज किया गया है वो जानबूझकर नॉर्मली इसको ट्रिपलेट ही बनाया गया है। अगर ये ट्रिपलेट नहीं देगा तो याद रखिएगा आपको हेरोन फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी एरिया का फार्मूला √ के अंदर S, S - A, S - B, S - C, ठीक है। लेकिन ऐसे फार्मूलों से आपको अवॉइड करना है। एग्जामिनर भी जानता है कि ऐसे चीज़ें, ऐसे सवाल ना दिए जाएं जो यहाँ पर किया जाए। लेकिन जिन बच्चों को ये नहीं दिखाई देता है ट्रिपलेट है, वो उस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो जानबूझकर यहाँ पर दिया गया है कि ट्रिपलेट। तो अगर आपको पहचानना आता है तो आप जानते रहिएगा कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। 5 का वर्ग + 12 का वर्ग बराबर होता है 13 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुजाकार खेत का परिमाप, तो मैं पहले से ट्राइंगल बना दे रहा हूँ अपने हिसाब से, समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। साइड्स दे रखा है A, B और C, ये है 5, 12 और
13, तो मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी मान के चलता हूँ। और आपको परिमाप दिया गया है 540, तो अगर ये 540 आपको दे रखा है तो 540 बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू जो होगी, ये तो रेशियो है तो इसको 5 के मान सकते हो, इसको 12 के मान सकते हो और इसको 13 के मान सकते हो, या ऐसे भी देख लो ये लीनियर है तो हम 12, 13 और 5 को जोड़ के इसके बराबर कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे लिख लो 5 के, 12 के एंड 13 के बराबर 540 है। तो देखो 12 और 13 12 में 24 है, 25 5 30, 30 के बराबर 540 है। तो बताइए भाई के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0 से 0 कैंसिल, 3 से 18 3 54 होता है। तो के की वैल्यू अगर 18 मिल गई तो इस खेत का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल। तो अगर मुझे क्षेत्रफल बताना है तो इसका जो एरिया होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार, आधार की मैं बात करूं तो देखो ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 5 × 18, बी की वैल्यू मिल जाएगी 12 × 18, सी की वैल्यू अगर चाहिए तो 13 × 18। तो हमें पता है कि जो आधार है देखो क्या है, बी है और ऊंचाई कितनी है, ए है। तो बी की वैल्यू जो हो जाएगी 12 × 18 और ए की वैल्यू जो हो जाएगी 5 × 18। इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो तो 1/2 × 12, ठीक है, 12 × 18 और 5 × 18, जो भी कट जाए काट लो। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 18 × 18 × 6 पंचे 30। देखो एक काम ये भी करते हैं हम लोग, जैसे हमने देखा कि 6 और 5 है तो 6 पंचे 30, हमें पता है कि 5 को जब भी इवन नंबर मिलेगा तो वो क्या बना लेगा भाई, वो क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। और 18 एक तरफ रख लेंगे क्योंकि 18 का मुझे स्क्वायर पता है, 324 स्क्वायर होता है × 30 होता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 0 3 चौके 12, 2 असला 1, 3 2 6 1 7 और 3 3 9, 97 20, 97 20 कहीं पर आंसर है, ये मिल गया मुझे आंसर। तो कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना होगा और ये भी करना होगा। ये तो मैंने एक बार लिख के आपको समझा दिया है, अगर इसी को आप थोड़ा और तेज़ी से करना चाहो तो देख लो, ऐसे भी बना सकते हो। अगर मैं इसको और तेज़ी से करना चाहूँ तो देखो, परिमाप 540 है, साइड दिया गया है, तो मुझे पता है कि 13 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 12 25 5 30। तो मैं बोल सकता हूँ देखो 30 की जो वैल्यू है वो 540 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 18। अब 1 की वैल्यू अगर 18 हो जाएगी तो हमें पता है एरिया निकालना है, तो 1/2 पहला का मतलब हो जाएगा, देखो 1 की वैल्यू 18 है तो हम छोटी साइड, दोनों छोटी साइड को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 × 12 × 18 लेंगे और दूसरे में 5 × 18 लेंगे, काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने के करके लिया है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने ले लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो एक और सवाल से देखते हैं, एक और सवाल। देखिए, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग है। देखो ये सवाल जो मैंने लिया है ये अभी आपके 2015 के पिछले साल के लेखपाल परीक्षा का सवाल है। ठीक है, लेकिन ये सवाल तो आपका है, देखा जाए तो अगर मैं बोलूँ ये सवाल किस टॉपिक का है तो आप बोलेंगे ये सवाल आपका है टाइम डिस्टेंस स्पीड टॉपिक का है, समय दूरी चाल का। लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो भिन्नों में चीज़ें दे रखी हैं, तो याद रखिएगा भिन्न, परसेंटेज और फ्रैक्शन ये तीनों एक ही बात होती है। तो अगर ये तीनों चीज़ें एक ही बात होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको रेशियो से बना सकते हैं, आप इसको भिन्न से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो मैंने इसलिए सवाल को लिया है, पर रेशियो टॉपिक में इसको लिया है आपको दिखाने के लिए कि आप ये ना समझें कि रेशियो से केवल एक सवाल, 2 ही सवाल पूछा गया है। रेशियो और परसेंटेज ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आप ये नहीं कह सकते हैं कितने सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, जैसे रघु ने 1200 किलोमीटर की हवाई यात्रा की है, जहाज से की है, तय की, जो यानी ये जो है 1200 जो कुल यात्रा का 2/5 भाग है। तो अगर ये 2/5 भाग है और उसने भाग से की, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार से करी, तो ये 1/3 भाग कार से करी, शेष यात्रा उसने क्या की है, रेलगाड़ी से करी है। तो आपको बताना है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा कितनी है। तो इसका एक तरीका यह है कि आप इसको घटा के कर लें या ऐसे कर लें। देखो कुल यात्रा का 2/5 ये है,
जहाज से, कुल यात्रा का 1/3 कार से है। तो जब कुल यात्रा इसमें भी तो देखो इसमें 2/5 है, नीचे 5 है बेस में, इसमें 3 है। तो क्या मैं इसको भी 15 बना दूं? देखो नीचे वाले 15 बना दूं, इसको भी 15 बना दूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा दें और इसको बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से करा दें। बोलो सहमत हो? ऐसा बना सकते हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि अगर पूरे हिस्से को अगर मैं 15 मान के चलता हूँ कि पूरा पार्ट हमारा 15 है, तो 15 पार्ट में से 6 पार्ट उसने हवाई जहाज से किया है, 5 पार्ट इससे किया, 6 5 11, तो बचा कितना? 1 पार्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 6 पार्ट है यही आपका 1200 है। तो 6 भाग की वैल्यू है 1200, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख लो। 6 भाग की वैल्यू इतना है तो 1 भाग की वैल्यू निकाल सकते हो पहले, चूंकि 6 दूना 12 यानी 200 किलोमीटर। अगर 1 भाग की वैल्यू 200 किलोमीटर है तो रेल से आपको बताना है, तो जरा देखना ध्यान से। ये हो गया था आपका 3 दूना 6 और ये हो गया 5 एकम 5, 6 5 11। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 15 पार्ट पूरा था, 15 में से अगर 11 पार्ट निकल गया है तो बचा कितना? 4 पार्ट। तो देयरफॉर 4 भाग की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 4 भाग की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 200 × 4 यानी 800 किलोमीटर, यानी उसने रेलगाड़ी से 800 किलोमीटर की यात्रा करी होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को अगर आप मेथड 2 से करना चाहते हैं कि भाई आप इसको लिख लिख के करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी वाला जो हिस्सा होगा 1 माइनस पहले वाले में किया था कितना? 2/5 भाग, और जहाज से और कार से कितना किया था? 1/3 भाग, बिना मल्टीप्लाई किए जो दिया गया था। तो अगर मैं इसमें से 1 में से इन दोनों को जोड़ के घटाऊंगा तो रेलगाड़ी वाला भाग मिल जाएगा। 1 माइनस 5 3 15, 3 दूना 6, 5 एकम 5 यानी 11/15। तो यहाँ से भी आएगा 4/15। अब हम ये बोल सकते हैं चूंकि 2/5 भाग की वैल्यू है, 2/5 भाग की वैल्यू थी 1200 किलोमीटर, 2/5 की वैल्यू 1200। तो देयरफॉर रेलगाड़ी पूछ रहा है तो 4/15 भाग की वैल्यू 1200 बटा 2/5 और इनटू, देखो पहले 2/5 से डिवाइड करेंगे और 4/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 1200 इंटू 5/2 इंटू 4/15। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 4 दूना 800। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतना फ्रैक्शन करें, यहीं पर समझ लें। बस नीचे वाले डिनोमिनेटर को आप दोनों में इक्वल कर दीजिए तो तुरंत बात समझ में आ जाती है। तो इससे क्या समझा आप लोगों ने? इस सवाल से क्या समझा? पहली चीज़ ये समझा कि ये जो सवाल आपका दिया गया है, ये सवाल भले ही पार्ट में हो लेकिन आप इसको फ्रैक्शन में भी समझ सकते हैं, यानी इसको रेशियो से भी समझ सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसको 1 में से घटा के भी कर सकते हैं या बेस बराबर करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। इसी सवाल को आप ऐसे भी देख सकते थे कि भाई जहाज से, देखो जहाज से वो कितना गया है? जहाज से गया था, फिर कार से गया था और फिर रेलगाड़ी से गया था। इसी को अगर मैं बनाना चाहूँ तो आप ऐसे बना लो। देखो भाई जहाज से कितना गया था? वो 2/5 भाग। कार से कितना गया था? 1/3 भाग। तो रेलगाड़ी से कितना जाएगा? 1 माइनस 2/5 और प्लस 1/3। तो यहाँ से 2/5, 1/3 और ये आया था 5 3 दूना 6 6 5 11, 11/15। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 15 है, तो मैं इसको भी 15 बना लूँ 5 5 से करके। इसको भी 15 बनाने के लिए 3 3 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ऐसा कर देने से क्या बनेगा? 15 15 15 कैंसिल, तो 6 5 और 11। अब मुझे पता है कि 6 की वैल्यू है 1200 किलोमीटर, तो मुझे 11 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 दूना 12 यानी 200 गुना जा रहा है ये, तो इसको भी 6 5 11 और रेलगाड़ी 6 बराबर 12 है ना, तो 6 दूना 12, 1200 जा रहा है। अरे भाई 2/5 ये था, 2/5 भाग और 1/3 भाग और 11/15, 5 3 15, 3 2 6 5 11। ठीक है,
ये 11 नहीं होगा, ये 4 होगा भाई, ये गलत हो रहा था, है ना। 11 मतलब यहाँ 4 होगा। अगर यहाँ 4 होगा तो इसको भी काट लो। अब अगर इसकी वैल्यू मिल गई तो इसको भी 200 से गुणा कर लेंगे तो 800 आंसर मिल जाएगा, 800 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो याद रखिए, एक ही क्वेश्चन को हम लोग कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आपका, ये भी एक सवाल था जो आपके 2015 के लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन देखो एक और दिख गया फिर से। तो अब की बार मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा ना सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सीधे एक तरीका अप्लाई करेंगे और आंसर करेंगे। आइए साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 हिस्सा, यानी नीचे 11 है, 11 में से 2 भाग ट्रेन से करता है, 11/22 भाग कार से करता है तथा शेष 1 किलोमीटर, ये दिया है, शेष 1 किलोमीटर पैदल चलता है। तो आपको वह कितनी दूर चलता है, तो आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। देखो नीचे ध्यान से देखो, यहाँ 11 है, यानी 11 2 आउट ऑफ 11 और यहाँ पे 17 आउट ऑफ 22 है। तो अगर नीचे 22 है तो मैं इसको भी 22 बना लेता हूँ। अब बन गया ना 22। अब देखो 17 हिस्सा चला है कैसे भाई, कार से, और ट्रेन से कितना गया है 4 हिस्सा। तो 4 हिस्सा यहाँ, 17 हिस्सा यहाँ, 17 4 21 हिस्सा। तो मैं बोल सकता हूँ अगर 21 हिस्सा निकल गया तो जो शेष बचा है वो कितना, 1 बचा है, और वही 1 की वैल्यू 1 किलोमीटर है, तो आंसर हो गया 22 किलोमीटर, ठीक है। देख लो फिर समझ लो, यहाँ पर मैंने बोला कि 2/11 को मैं बोल सकता हूँ 4/22। देखो 4/22, यानी 22 हिस्से में से 17 हिस्सा यहाँ चल लिया, 4 हिस्सा यहाँ चल लिया, 21 हिस्सा चल लिया, बचा कितना, 1 हिस्सा। तो 1 हिस्से की वैल्यू अगर 1 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा यानी 22 की वैल्यू 22 किलोमीटर है। ये मेरा सवाल हो गया। अब देखो इस सवाल में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, और इस प्रकार से अगर सवाल पूछा गया है आपके यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर में तो उसका ये सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एक आपको सवाल देखिए इस टाइप का भी दिखा दिया, रघु का, ये भी एक सेट में पूछा गया था। किसी एक सेट में आपका ये दूसरा सवाल पूछा गया था। कितने आसान से सवाल बनते हैं, लेकिन ये आसान तब होते हैं जब उसको आप आसान तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप उसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा और आपके लिए थोड़ा टाइम खराब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक अगला सवाल देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया, तो इस सवाल को भी आंसर करते हैं। ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, यानी अंशधारक हैं, शेयर होल्डर हैं। किसी एक वर्ष में A को लाभ का 1/3 भाग मिला। तो देखो A को कितना मिला है, 1/3, B को कितना मिला है, 1/4 भाग, और C को मिला है 5000। तो देखो भाई यहाँ पर 3 है बेस, यहाँ पे 4 है, तो मैं इसको अगर 12 बना देता हूँ, 3 से ऊपर और 3 से नीचे कर दूँ, और अगर मैं इस 3 को भी अगर 12 बनाना चाहूँ तो मैं इसको 4 बना दूँ और ऊपर भी मैं × 4 कर दूँ। अब समझिए, यानी 12 हिस्से में से 4 हिस्सा यहाँ हुआ, तो 4 हिस्सा यहाँ, 3 हिस्सा यहाँ, तो 4 3 7, 7 हिस्सा तो निकल गया। अब बचा कितना, 7 हिस्सा निकल गया, कितने में से, 12 में से, तो बचा कितना, 5 हिस्सा। तो वही 5 भाग की वैल्यू है, 5 भाग की वैल्यू है 5000। अगर 5 भाग की वैल्यू है 5000 तो आपको A का हिस्सा बताना है, यानी A का लाभ बताना है। A का मतलब 4 हिस्सा, तो देयरफॉर देखो 5 की वैल्यू 5 भाग बराबर 500, लिख लो यहाँ। 5 भाग की वैल्यू है 5000 है, तो आपको A का बताना है, और A का मतलब जरा बताइए ऊपर कितना है, 4 भाग, तो देयरफॉर 4 भाग की वैल्यू हो जाएगी 4000। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए, क्या ये सवाल बहुत टफ लग रहा है आपको? क्या ये सवाल बहुत टफ लग रहा है? ये सवाल लेखपाल की परीक्षा में पिछले साल 2015 में पूछा गया था, पिछली वैकेंसी में। अब आप एक आइडिया लगा लीजिए कि इस तरह से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन। ये भी सवाल देखो, 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। देखो इसमें अनुपात वर्ड यूज हुआ है, यानी हम इसको अनुपात का सवाल बोल सकते हैं, लेकिन लासा मासा की बात कर रहा है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सवाल एक्चुअली लासा मासा का है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, उनका लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया गया 300, छोटी संख्या बतानी है। ये बताओ, मान लीजिए पहली संख्या 3 है, दूसरी कितनी है, 5 है, तो 3 और 5 का अगर मैं बोलूँ LCM कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15 यूनिट। तो बस सीधी सीधी बात है कि 15 यूनिट की वैल्यू है आपको 300, तो 1 की वैल्यू बताओ, 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब अगर 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, छोटी संख्या का मतलब 3 की वैल्यू 20 × 3 यानी 60। ये इस सवाल का आंसर हो गया।
तो देखो कितने आसान आसान से सवाल हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे। एक्चुअली देखा जाए तो सवाल आसान बहुत नहीं है, अगर उसको आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। सवाल ये है कि क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को आसान बनाना है। चलिए, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो अभी तक मैंने आपको 11 क्वेश्चन सॉल्व कराए, और ये सारे 11 के 11 क्वेश्चन आपके पिछले साल के पिछले वैकेंसी के 2015 में पूछे गए हैं। और इन सवालों में हमने देखा कि सारे सवाल अगर देखा जाए तो ये आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर ही बेस्ड हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। ठीक है, उनका एप्लीकेशन है। एक और सवाल देखो रेशियो पर। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात था 3:1। देखो इस क्वेश्चन को मैं बना के समझा दे रहा हूं ऐसे। 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, अनुपात दिया गया था, ध्यान रखना, व्यक्ति मतलब पिताजी और पुत्र 3:1, तथा 10 वर्ष बाद, बाद की बात है 5:1, तो पिता और पुत्र का वर्तमान अनुपात क्या होगा, यानी अनुपात पूछ रहा है। तो मैं इसको समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो फादर एंड सन। 10 वर्ष पूर्व को मतलब मैं माइनस से डिनोट कर दे रहा हूं, -10, और ये अनुपात था 3:1। 10 वर्ष बाद को मैं प्लस से डिनोट कर दे रहा हूं, फादर और सन को। 10 वर्ष बाद मतलब आगे, जैसे अगर मैं बोलूं 2021 चल रहा है तो 2021 से 10 वर्ष पहले का मतलब 2011, और 10 वर्ष बाद का मतलब 2021 से 10 वर्ष बाद का मतलब 2031। ठीक है, तो तब रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब फादर और सन का वर्तमान का मतलब 0, 0 का मतलब प्रेजेंट टाइम। जैसे ना समझ पाओ तो यहाँ देख लो, ये नंबर लाइन होता है 0, ये 1 2 3 होता है, और इधर जाने पर -1 -2 एंड -3 होता है, और इधर ये। तो मैं इस 0 को वर्तमान मान के चलता हूँ, वर्तमान का कोड है ये, और इधर जाओगे तो बाद होगा, और इधर जाओगे तो पहले। ठीक है, तो माइनस का कोड है पहले, और बाद का कोड है प्लस, और 0 का मतलब न्यूट्रल यानी प्रेजेंट टाइम में। तो आपको प्रेजेंट टाइम में पिता और पुत्र की अनुपात बताना है उम्र का। एक छोटा सा लॉजिक है, इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके 4 तरीके से बना सकते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो ये कि मुझे एक बात ये पता है कि आपको पिता और पुत्र का 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया था, वैल्यू नहीं दी गई थी, कितने वर्ष के कितने साल के हैं ये नहीं दिया गया था, सिर्फ अनुपात दिया गया था। और 10 वर्ष बाद का भी अनुपात दिया गया है, और आपसे वर्तमान में उम्र नहीं पूछ रहा है, अनुपात ही पूछ रहा है। तो अनुपात दिया है, अनुपात पूछ रहा है। तो मुझे एक बात यही पता होनी चाहिए कि किन्हीं भी 2 व्यक्तियों, चाहे 2 दोस्त हों, 2 भाई हों, पिता पुत्र हों, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की उम्र में जो अंतर होता है वो सदैव कांस्टेंट होता है। मतलब 2 व्यक्तियों के बीच का जो अंतर होगा वो कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। यानी 2 भाइयों के बीच में अगर मैं बोलूँ 4 साल का अंतर है तो वो 4 साल का अंतर हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2030 आएगा तो छोटा वाला भाई बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अंतर हमेशा बराबर रहेगा, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, या अगर आप पीछे की बात करें तब भी अंतर यानी डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अगर अंतर कांस्टेंट होता है, बराबर होता है, तो जरा देखिए पिता और पुत्र की उम्र में 10 वर्ष पहले जो अनुपात में अंतर है वो 2 का था, तो 10 वर्ष बाद भी अंतर 2 का ही होना चाहिए, तो 2 का पहले से है। अगर अंतर पहले से बराबर है तो हमारा गुड लक है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ अंतर 2 का है और यहाँ अंतर 3 का होता, अलग अलग होता, तो मैं इस 3 को उठा के इस रेशियो में मल्टीप्लाई करता और इस 2 को उठाकर मैं इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देता, तो अंतर अपने आप बैलेंस हो जाता। चलो, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो बाई चांस यहां भी अंतर 2 का है, यहां भी अंतर 2 का है, तो अच्छी बात है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई प्रेजेंट से 10 साल पीछे जितना डिस्टेंस होगा उतना ही 10 साल आगे भी होगा, यानी ये जो मुझे वर्तमान का रेशियो निकालना है, ये रेशियो से ये जो 3:1 है और ये 5:3 है, दोनों बराबर दूरी पे होंगे। अगर दोनों बराबर दूरी पे होंगे तो बताइए ये फादर और सन का जो वर्तमान रेशियो है वो इन दोनों रेशियो के एकदम मिडिल में होगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 और 5 का जो बीच का नंबर होगा वो मैं बोलूँगा इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो 3 + 5/2 हो जाएगा, और 1 और 3 का जो होगा 1 + 3/2 हो जाएगा। दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8:3। ये मेरा वर्तमान आंसर हो जाएगा, 8:3।
3 2 5 5, अच्छा ये 3 है, ये 5 है ना, 3:1 5:1, तो 3 और 5, अच्छा ये 4 हो रहा है, रुको 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 रुको, ये जोड़ने पे 4 हो रहा है ना, तो 3 और 1 4, तो अगर ये 4 हो रहा है तो इसको और काट सकते हो अभी, 2:1, तो 2:1 कहीं पर देखो दिया है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल दिया है, तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह का क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है तो हम उस तरह के क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। चलो, तो एक ये बढ़िया सवाल है और इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है। चलो, तो एक और क्वेश्चन, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लो। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, चलो 2 भाई अब की बोला है तो मैं इसको ए और बी मान ले रहा हूं, ठीक है, तथा 5 वर्ष पूर्व, देखो 2 भाई है ए और बी, वर्तमान का मतलब 0 लगा दे रहा हूं इसके ऊपर, वर्तमान में अनुपात है 1:2, यानी ए छोटा है बी बड़ा है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो पहले का मतलब मैं यहां दिखा दे रहा हूं -5 और बी -5, पहले कितना था 1:3, तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा, यही है सवाल, ठीक है। सबसे पहला काम, यहां से 5 साल पीछे है तो यहां से 5 साल आगे है, मतलब ये जो वैल्यू है 1:2 ये इस रेशियो और इस रेशियो के एकदम बीच में होगी। लेकिन उससे पहले एक काम ये कर लीजिए, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर हमेशा बराबर होता है, चाहे वर्ष में हो, चाहे माह में हो, चाहे वो अनुपात में हो। तो मैं बोलूंगा यहाँ अंतर है 2 का और यहाँ अंतर है 1 का, तो मैं बोलूंगा इसको 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, लेकिन इसको 2 से तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करने से 1:3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2:4। अब आप देख लीजिए यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का है, बैलेंस हो गया। अब आप बताइए, वर्तमान में अगर ए के पास 2 रेशियो था, जब हम 5 साल पीछे जाते हैं तो 1 हो गया, तो जाहिर सी बात है 5 साल आगे जाएंगे तो यह 3 हो जाएगा। वर्तमान में बी के पास 4 रेशियो था, हम 5 साल पीछे जाते हैं 3 हो गया, यानी 5 साल पीछे जाने में 1 कम होता है, तो निश्चित तौर पर 5 साल आगे आने में 1 बढ़ जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। 3:5 कहीं पर दिया होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इस प्रकार से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी केवल हम लोगों का जो आज का सेशन है मेनली उसका टारगेट क्या है कि ये पहले तो टारगेट हमारा ये है आज के सेशन का था कि हम लोग ये समझें कि हमारा जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। कुछ बच्चे जो परेशान थे उनके लिए ज़रूरी था ये। दूसरी बात कि जो लेखपाल की वैकेंसी है वो वैकेंसी में जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा एग्ज़ाम का, है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे। और मैंने कुछ सैंपल लेकर पिछले साल के क्वेश्चंस लेकर आपको ये भी दिखाने की कोशिश की है कि क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। यानी ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन बड़े बड़े आ गए हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारा तो टाइम ख़राब हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप सटीक रणनीति अपनाएंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और हम क्वेश्चंस को पूरा कर पाएंगे और क्वेश्चन जल्दी भी कर पाएंगे। ठीक है, तो मेनली हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने जाना कि भाई हमारा जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है उसका टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, कैसा होगा, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा और उस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, बाकी बातें हम लोग आगे फिर से देखेंगे। तो चलिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एंड फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।